सर, आज़ादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था जिस तरह से आगे बढ़ी उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बहुत ही आशावादी हूँ। जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि अगली शताब्दी हमारी होगी और अगले 10 साल में इंडिया सुपर पावर बनेगा। सर, 1948 1947 उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी और किस तरह से हम आगे बढ़े? देखिए, ये सर्वविदित है कि कहा भी जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है, लेकिन अंग्रेज़ों के साम्राज्य ने और उनकी जो नीतियां हैं, उन्होंने भारत के जो घरेलू उद्योग थे, लघु और कुटीर उद्योग जिनको कहते हैं, उनको समाप्त किया। मतलब इंडिया का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मैं कह सकता हूँ कर दिया। और यहाँ से काफ़ी जो हमारी कैपिटल थी वो चली गई। मोटा मोटा अनुमान है कि $45 ट्रिलियन इंडिया से जा चुका था जब हम आज़ाद हुए, उस पूरी गुलामी के पीरियड में। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो उस समय हमारे जो प्रति व्यक्ति आय थी वो करीब 230 रुपया थी, जो आज बढ़ करके 1970 हो गई। इसके बावजूद कि हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, फिर भी हमने आज भारतीयों का जो औसत स्तर है वो पहले से बेहतर हुआ है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य भारत कब तक हासिल कर सकता है? देखिए, इसको समय अवधि से बांधना ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर हम ये देखें कि हम क्या कर चुके हैं और क्या कर रहे हैं तो लगता है कि होगा। अब उसमें ऐसा कोई इसका फिक्स पीरियड नहीं हो सकता कि 3 साल में हो जाए या 5 साल में हो जाए, लेकिन निश्चित होगा। क्योंकि देखिए, अब तक अगर आप पुराना इतिहास देखें तो हम 3 रेवोल्यूशन कर चुके हैं, ग्रीन, वाइट और ब्लू, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति और एक्वाकल्चर में क्रांति। और केवल इकोनॉमिक मापदंड मत देखिए, ये देखिए कि हैप्पीनेस कोशेंट कैसा हुआ, क्या लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन आया। तो जैसे मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि पहले जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी जब हम आज़ाद हुए थे तो 32 साल थी, आज 70 साल है। तो क्या ये एक मापदंड नहीं है? ऐसे ही जो हमारे मेडिकल कॉलेज थे, डेंटल, वो 4 थे जब हम आज़ाद हुए, आज 323 हैं। जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस थे वो 28 थे, आज वो 618 हैं। जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज थे वो 33 थे, आज 6000 हैं। तो ये भी एक बड़ा क्राइटेरिया। तो इस तरह की जो हमारी युवा वर्ग निकल रहा है इन कॉलेजेस से, इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, मेडिकल कॉलेज से, वो हमारी शक्ति है। और जब इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी जनसंख्या आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो आएगी। और उसके लिए एक आंकड़ा बड़ा मैं आपको देना चाहूँगा कि इस बार ये कहा जा रहा है कि इंडिया एक होता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिस्टेंस, रिसाइलेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसाइलेंस, उसमें भारत का स्थान नंबर 2 है। हमसे ऊपर केवल जर्मनी है शायद और कनाडा है, और 2019 में हम उस पर शायद 6 नंबर पर थे। तो ये सब लोग अब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि भारत को स्वीकार करना ही उनका एकमात्र विकल्प है, चाहे वो यूएसए हो चाहे यूएसएसआर हो। इसलिए आज जिस तरह से भारत ने अपने विदेश नीति में एक स्टैंड लिया और किसी दबाव में नहीं झुका, वो इस बात का प्रचायक है कि हम एक महाशक्ति बन चुके हैं और बहुत जल्दी ही हमारी इकोनॉमिक पावर जो है वो दूसरों को दिखेगी। हाँ, ज़रूरत इस बात की है कि हमें आत्मनिर्भर उन क्षेत्रों में होना है जहाँ पर कि हम विदेशों पर आश्रित हैं अभी भी। जैसे कुछ क्षेत्र हैं, एनर्जी के क्षेत्र हैं कि हम ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं, पेट्रोलियम को इंपोर्ट कर रहे हैं, या और चिप्स का मामला है, माइक्रो चिप्स का मामला है। तो इसमें स्टार्टअप्स शुरू हों, इनोवेशन शुरू हों, उसकी तरफ सरकार कदम बढ़ा रही है। और मुझे तो बहुत उम्मीद है अपनी युवा पीढ़ी से। देखिए, दोनों तरह के युवा हैं, कुछ जो लोग ये भी है, कुछ लोग नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो उनमें क्लियर इंस्टिंक्ट है आगे बढ़ने की, एक लालसा है कि वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग मिडिल इनकम ग्रुप के हैं और हमेशा जो देश में सुधार लाता है वो मिडिल इनकम ग्रुप ही लाता है, तो वो संख्या बहुत है। सर, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है
हाँ। और दूसरी भी अंतर्राष्ट्रीय पटल में बहुत सारी घटनाएं हो रही है, उनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हम लोग हर समय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो भारत की अर्थव्यवस्था की जो खास बात क्या है कि हमारी जो आयात पर और निर्यात पर जो निर्भरता है वो कम है। निर्यात पर निर्भरता कम है, यानी हमारी इनकम जो है वो हमें उतना है, डेफिनेटली है, लेकिन जो हमारा अपना पॉपुलेशन है और जैसे एग्रीकल्चर है, आज भारत में कोई फूड इनसिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है जो बाकी देश फेस कर रहे हैं, बल्कि हम तो अनाज भेज ही रहे थे। तो वही बहुत बड़ा स्थायित्व है कि भाई खाने को तो मिल रहा है ना सबको। तो चाहे यूक्रेन क्राइसिस हो आया या रशिया में जो हुआ है पिछले 4 उसमें हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम आई? ठीक है, कोई चीज़ों के दाम बढ़े हैं और वो उसके पीछे इंटरनेशनल रीजंस हैं कि भाई पेट्रोल ही महंगा हो गया, तब उसमें हम लोग क्या करेंगे? तो जनता उस बात को समझ रही, और इन सब तकलीफ़ों के बाद हो सकता है कि थोड़ा बहुत हमारा जो विकास दर है वो थोड़ी कम हो जाए, लेकिन फिर भी बहुत तरह से अच्छी रहेगी। मोटे तौर से अनुमान यही है कि 6 से 7% तक तो रहेगी। अब या तो बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाए तो अब उसके लिए तो कोई कुछ नहीं हो सकता, तो तब देखेंगे, क्योंकि क्राइसिस में ही अवसर निकलते हैं। हर क्राइसिस कुछ सीख दे के जाता है और हम फिर आत्मनिर्भर बनने की तरफ और तेजी से कदम बढ़ाएंगे। सर, भारतीय टैक्स सिस्टम जो है वो कैसा है और उसमें सुधार की क्या गुंजाइश है? भारतीय जो मैं 1983 बैच का हूँ, तो ये सवाल मेरे लिए बहुत प्रिय है और मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि भारतीय आयकर विभाग ने जो सुधार किए हैं वो आशातीत हैं। मतलब वो सोचा नहीं जा सकता था कि इतना बढ़िया हो रहा है। चाहे वो अब आप देखिए कि आपके रिफंड आपको घर बैठे मिल गए। मैं तो रिटायर हो गया, 7 साल हो गए, लेकिन कल ही मुझे रिफंड मिल गया 2022 का। तो आप क्या सोच रहे हैं, बिना किसी मैनुअल के, हस्तक्षेप के, और आपका घर बैठे रिफंड आ रहा है और एक सुचारू रूप से हर चीज़ ऑटोमेटिक हो चुकी है और जुरिसडिक्शनल लेस अब केसेस हो रहे हैं। तो ये तो सोचा भी नहीं जा सकता था। और लगातार जो आयकर देने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आप जीएसटी का कलेक्शन देखिए, बहुत बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कि टैक्सेशन में हम बहुत सही दिशा में जा रहे हैं और जनता अपने कर्तव्यों को समझ रही, क्योंकि जो टैक्स ना देने की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो टैक्स कंप्लायंस इज द ओनली ऑप्शन। और किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो और राष्ट्र के निर्माण में अपनी सहभागिता निश्चित करे। सर, बहुत सारे लोगों की समस्या रहती है, शिकायत रहती है कि हमसे ही टैक्स क्यों लिया जाता है। बहुत मुश्किल हो रहा है उन लोगों के लिए, और ये बहुत बड़ा भ्रम है कि बहुत कम लोग टैक्स दे रहे हैं। भाई आप समझिए कि एक परिवार में 6 लोग होते हैं, अब 6 थोड़ी टैक्स देंगे। तो उस तरह से अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन टैक्स दे रही है। और तो ये तो मानना है कि भाई कुछ हमारी जनसंख्या अभी उतने उस लायक नहीं, और हर वर्ग को प्रायश्चित तो करना ही पड़ता है, अपना कंट्रीब्यूशन करना ही पड़ता है उनके लिए जो जिनके पास नहीं है। और आजकल जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो टैक्स नहीं दे रहे हैं उनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बेटर है कि टैक्स दें क्योंकि अदरवाइज आपके जो रिपरकशंस हैं, जो परिणाम है वो बहुत अच्छे नहीं हैं। और आज की जो युवा पीढ़ी वो टैक्स देना चाहती है, वो नहीं चाहती कि वो फालतू में किसी कॉम्प्लिकेशन में पड़े। तो एक अच्छी चेतना आई है बच्चों में। सर, जैसे एक सवाल अक्सर यह उठता है कि सोना चांदी है, शेयर बाजार है, रुपया, डॉलर, ये सब जो है देश की प्रगति को परिलक्षित करते हैं। क्या यह सही है? वो कितना सही है? अगर सही है तो देखिए, सोना और चांदी हमारे देश में बहुत समय से चल रहा है और लोग उसको एक हेजिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि भाई अगर कुछ गड़बड़ होती है, क्राइसिस होती है, तो दादी माँ का सोना तो काम आएगा ही। लेकिन वो अनप्रोडक्टिव है, मतलब उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, घर में बंद हो जाता है। तो यस, ठीक है, आपके पास अनसर्टेनिटी के लिए कुछ आपने हिस्सा 5%, 10% अपनी आय का रख लिया इमरजेंसी के लिए, तो वहाँ तक तो ठीक है। और जो शेयर मार्केट है
वो डेफिनेटली बात बताता ही है कि भाई बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ रही हैं, लेकिन कभी कभी फॉल्स भी होता है। तो हमेशा जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको मेरी यही सलाह रहती है कि वो फंडामेंटल्स देख के करें, कि जो, क्योंकि ये आपका पैसा है और उसका सही इस्तेमाल आपको करना है, तो विशेषज्ञों से पूछ के ही शेयर मार्केट में जाएं। और जो फंडामेंटली अच्छी कंपनियां हैं उनके शेयर अगर कभी गिर भी जाते हैं तो वो निश्चित बढ़ेंगे। जो अच्छी कंपनी है वो तो अच्छी रहेगी, और किसी तात्कालिक कारणों से वो नीचे आ जाती है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी।